अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी है सुबह का टाइम, ब्रेकफास्ट करके हम निपट गए हैं और अब मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बर्तन धोने का काम कर रही हूँ क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हैं और मैंने सोचा ना कि सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट करते हैं। किचन साफ हो जाएगी फिर उसके बाद रूम की बारी आएगी। सही रहता है सबसे पहले बर्तन धो दो और बर्तनों को रख दो, उनका ना पानी भी निचुड़ जाता है सारा। उसके बाद उन्हें ना मैं रैक में लगा देती हूँ क्योंकि रैक आप देख रहे हो जाली वाला नहीं है। जो जाली वाला रैक होता है ना उसमें सही रहता है कि धो धो के बर्तन लगा दो तो पानी नीचे गिर जाता है, लेकिन इसमें ना ये सारा रैक गीला हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही गीले बर्तन लगा दूं तो पहले ना मैं धो धो के स्लैब के ऊपर रख देती हूँ। जब अच्छे से बर्तन सूख जाते हैं तो उसके बाद मैं इन्हें रैक में सेट कर देती हूँ। छोटे बर्तन तो गाइस आराम से सिंक में धुल जाते हैं, लेकिन जो बड़े बर्तन होते हैं ना उन्हें धोने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब बर्तन ज्यादा गंदे होते हैं ना, जैसे कुकर जल गया या कोई पतीली बड़ी जल गई इस तरह के, तो मैं उन्हें छत पे ले जाके धो लेती हूँ। छत पे टंकी रखी है आपने देखा होगा, तो मैं वहां पर ले जाके धो लेती हूँ आराम से। यहाँ सही से धुल नहीं पाते, लेकिन यह है कि छोटे मोटे बर्तन तो आराम से धुल ही जाते हैं। तो गाइस आज है थर्सडे का दिन, ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है, शूट हो रखा है। मैंने अपलोड किया नहीं था इसको, तो ये अपलोड कर रही हूँ मैं। ये आप तक पहुंचेगा तो सैटरडे का दिन होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी जो वीडियो मैंने परसों अपलोड की थी, यानी कि हाँ जो मैंने अपनी बहन का घर आपको दिखाया था रूम, उसका वो वीडियो देख ली होगी। तो गाइस नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो। और काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह उसने अपना रूम डेकोरेट किया है। उसने रेंट पर रूम ले रखा है, तो मेरी बहन भी रेंट पर ही रहती है। गाइज अभी तक मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया नहीं है क्योंकि जो मेरी बहन है वो ही मेरी देवरानी भी है, यानी कि मेरे देवर से मेरी बहन की शादी हो रखी है। तो वो मेरी देवरानी भी है और मेरी बहन भी है, तो ये दोनों भाई यहीं पर काम करते हैं और यहीं पर रहते हैं। मैं भी पहले रेंट पर ही रहती थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे अम्मी के घर आके रहना पड़ा है। तो मैं बता चुकी हूँ आपको अपनी पहली वीडियो में। बहन ने तो माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान यहाँ खरीद के इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अगर मेरी बात कहें तो मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ भी सामान नहीं है, चंद बर्तन और एक डबल बेड और एक अलमीरा के अलावा। क्योंकि गाइस मेरा जो सारा दहेज का सामान है वो मेरी ससुराल में है। जब मैं शादी होके गई थी तो जाहिर सी बात है मेरा सारा दहेज भी वहीं पर गया, और मैं तो 1 साल ही रह पाई हूँ, 1 से 1.5 साल अपनी ससुराल में। उसके बाद मैं यहीं देहरादून में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि देहरादून में ही मेरे हस्बैंड का काम था और मुझे यहीं पर इसलिए आना पड़ा, तो मैं यहीं पर शिफ्ट हो गई थी। बच्चे मेरे माशाल्लाह यहीं से हैं, दोनों यहीं पर हुए हैं देहरादून में। और जब मैं शादी के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुई तो फिर मैंने थोड़े बहुत सामान खरीदे, थोड़े बहुत अम्मी ने दे दिए मुझे हेल्प के लिए कि चलो काम आ जाएंगे। क्योंकि मेरी जो ससुराल है वो 500-600 किलोमीटर दूर है देहरादून से, यानी यूपी है। जो बाराबंकी है लखनऊ से आगे है 50-55 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरी ससुराल है डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में, तो काफ़ी दूर है। अब वहाँ से सारा सामान लाना तो पॉसिबल था नहीं, और वो भी किराए के घर में, क्योंकि किराए के कमरे छोटे छोटे होते हैं, ये आपको भी पता है। सारा दहेज वहाँ रखा ना जाता तो फिर मैं कहाँ रखती, तो इसलिए बस वहाँ छोड़ के आ गई थी। तो 12 साल से समझ लो 13 साल से वहीं पर है। मैंने तो यूज़ भी नहीं किया, ऐसे ही कुछ सामान डिब्बे में पैक थे और वही मैं छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे आके मैंने थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करी, ख़रीदा अपनी नए सिरे से, सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। और अभी मैं आपको बताऊं तो मेरे पे ज़्यादा कुछ सामान है भी नहीं। जब मैं अपने रूम में शिफ्ट होंगी, यानी कि जो मैं रेंट पे रूम लूँगी उसमें शिफ्ट होंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है। हाँ, अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई, अल्लाह ताला ने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं भी अपना घर ले लूँगी। यानी ये जो मैंने प्लॉट ख़रीदा हुआ है और उस प्लॉट पे मेरा भी घर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना जो दहेज मेरा बचा कुचा है वो उठा कर लेकर आऊँगी। तब मेरे पास भी थोड़े मोड़े भाई सामान हो जाएंगे, जो कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं सामान इकट्ठा करती तो मैं फिर प्लॉट ना ले पाती, सब सामान में ही मेरे पैसे खर्च हो जाते। हमें तो 1-1 रुपया जोड़ के रखना पड़ता है तब जाके कोई काम होता है। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा मेरा 6th में है और छोटी बेटी मेरी 1st में है। उसके अलावा और भी बहुत सारी मुश्किलें लाइफ में आई जो आती रहती हैं, जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में काफ़ी सारी आई हैं, वो मैं फिर कभी आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगी।
और दहेज के की बात करें तो ससुराल में मेरे सामान है, वैसे तो सब कुछ दिया था मेरे पापा ने, जो भी नॉर्मल लोग देते हैं। अब मैं जब भी हर साल जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ टूटा हुआ ही मिलता है, कुछ ना कुछ। इस बार एक बार गई फ्रिज टूटा हुआ, एक बार गई बेड टूटा हुआ, अब कुछ ही गिनती का वहाँ पर सामान है। तो जो भी कुछ बचा है वो एक निशानी है माँ बाप की, कि मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से मुझे दिया। जाहिर सी बात है, जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी एक एक सामान मेरे लिए लेके रखती थी, कभी कुकर ले लिया, कभी कुछ ले लिया, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और माशाल्लाह तीनों को ही शादी करनी है। तो मुसीबतों से जैसे तैसे करके दिया था। हालांकि डिमांड मेरे ससुराल वालों की कोई नहीं थी, क्योंकि मेरी बड़ी खाला के लड़के से मेरी शादी हुई है, तो माशाल्लाह मेरे शौहर भी बहुत अच्छे हैं। डिमांड कोई नहीं थी, वो तो गाइस बस जब मैं वहाँ रह नहीं रही थी तो जाहिर सी बात है कोई तो यूज़ करता ही, कोई जाहिर सी बात है यूज़ करता, और यूज़ करेंगे तो टूटेगा ही। पहले मुझे अफसोस भी होता था, लेकिन अब मुझे अफसोस नहीं होता। पहले अफसोस होता था कि यार इतनी मेहनत से मेरे पापा ने पैसे करके कैसे कैसे उधार उधार करके सामान खरीदा, क्योंकि हर माँ बाप देखिए कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को देते हैं। पर अब मुझे दुख नहीं होता। मैं सोचती हूँ चल यार हस्बैंड तो मेरा अच्छा है, जो मेरी केयर करता है, मेरे साथ है हर सुख दुख में। सामान का क्या है, वो फिर हो जाएगा। मेन चीज अच्छा जीवन साथी होना चाहिए। सामान वामान क्या है, ये तो आता जाता रहता है, टूटता रहता है। बस इस वजह से मैं संतुष्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और घर को भी काफ़ी अच्छे से संभालते हैं। तो बस मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि एक अच्छा शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबको एक अच्छा शौहर अता करे, एक अच्छा ससुराल अता करे, कि सबके बच्चे सुकून से, सबकी बच्चियाँ रहें और उन्हें ससुराल का सुकून और चैन सुकून मिले। सन 2011 में मेरी शादी हुई थी। जब उसके बाद 1-1.5 साल बाद मैं यहाँ देहरादून में आ गई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना शुरू से ही बाहर काम कर रहे हैं, शुरू से ही, मतलब मैं काफ़ी साल से, मतलब क्योंकि गांव में काम था नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पे थी। मेरे हस्बैंड घर के बड़े हैं, बड़े बच्चों में से थे। उन्होंने ना अपने बचपन से ही कभी जयपुर तो कभी दिल्ली कभी लखनऊ, हमेशा बाहर ही काम किया है, और काम करके ही उन्होंने अपना घर वहाँ पर गाँव में बनवाया और एक प्लॉट भी उन्होंने खरीदा। तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। अब बाहर काम ना करते तो फिर ना हो पाता, तो इसीलिए शादी के बाद भी बाहर ही रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में बिल्कुल भी समझ लीजिए काम नहीं है। सिलाई के रेट भी इतने कम हैं और खर्चा वही बराबर है। जो शहरों में खर्चा है वही गाँव में खर्चा है, क्योंकि गाँव में कोई हमारी खेती बाड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा घर है गाँव में भी। तो इसीलिए हमने ना छोटा सा प्लॉट अपना अलग ही ले लिया, क्योंकि अगर उसमें भी हिस्से की बात करी जाए तो क्या आएगा जिम में। हालांकि गांव में मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा हुआ है, और वो मेरी शादी से पहले ही खरीदा हुआ था। अब बात आती है कि इतनी दूर से मेरी शादी कैसे हुई। लोग पूछते हैं कि इतनी दूर से तुम्हारी शादी कैसे हुई, तुम यहाँ शहर में रहती हो तो गांव से तुम्हारी शादी कैसे हुई। अब बात ऐसी थी कि गाइस मेरी खाला के लड़के हैं, बड़ी खाला के लड़के, और ये ना ननिहाल में ही पले बड़े हैं। ये ननिहाल में ही शुरू से पले बड़े हैं, वहीं काम करते थे, फिर उसके बाद बाहर काम, यानी अपने जो घर में है ना ये बहुत कम रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम। नानी के ही हाथों पले बड़े हैं ये। तो अब नानी और उन्हें को मैं भी पसंद थी, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने अम्मी से बात करी रिश्ते की। पापा ने भी हाँ कर दी। पापा ने कहा चलो घर का लड़का है, कोई ऐब नहीं है, और सही कमाता है, अपना ईमानदार है, सब कुछ सही है। तो बस क्या था कि हम लोगों की एंगेजमेंट हुई, उसके बाद फिर हम लोगों की 1 साल बाद यानी 2010 में एंगेजमेंट हुई, और 2011 में फिर हमारी शादी हो गई, 13 मार्च सन 2011। और बस इसी तरह से मेरी छोटी बहन की शादी हुई। जब मेरी शादी हो गई तो फिर घर वालों ने सोचा कि चलो छोटी बहन है, उन लोगों ने भी ये प्रस्ताव रखा कि आपकी भी छोटी है, नहीं मेरे जो हस्बैंड है उनका एक छोटा भाई है, जाहिर सी बात है, और मेरी छोटी बहन है। तो जोड़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी दोनों की, और एज का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो मेरी बहन का हस्बैंड है वो सिर्फ 2 साल बड़ा है उससे। हालांकि मेरे हस्बैंड और मेरे में अच्छी खासा एज डिफरेंस है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बचपन से मतलब काम की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, पहले उन्होंने घर बनाया, फिर प्लॉट खरीदा, फिर अपनी शादी खुद करी उन्होंने। तो उन्होंने मेहनत ही करी है शुरू से। तो ऐसे में आप जानते ही हैं थोड़ी एज तो हो ही जाती है, तो उनकी एज थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा है, लेकिन
मेरे जो हस्बैंड वो मेरी जो बहन और जो उसका हस्बैंड है उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी। तो अब उन्होंने इस प्रपोजल रखा तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी बहन आ जाएगी साथ में तो अच्छा है। वैसे लोग कहते हैं कि एक घर में दो बेटियां नहीं देनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि अगर ससुराल ठीक है या फिर सब कुछ ठीक है, लड़का ठीक है तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं और मेरी बहन तो बहुत माशाल्लाह प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ा, बहन वाला ही आज भी है। और जो हमारे बच्चे हैं वो भी आपस में माशाल्लाह बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। तो गाइस दोपहर का टाइम है और मेरी अम्मी पका रही हैं कोफ्तों का सालन, यानी जो कोफ्ते आलू होते हैं वो हम कोफ्ते में आलू डाल के पकाते हैं। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स अम्मी ने मिला लिए। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ, आपने पहले ही मिला लिए सारे इंग्रेडिएंट्स, मुझे बताया भी नहीं। गाइस अभी तक मैंने ना आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा यार करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कीमा है जो हमने घर में ही मशीन में निकाल लिया और उसमें डाला बेसन भून के, हरी मिर्ची, हरा धनिया, गरम मसाला, सारी चीजें डाल दी और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। आज दोपहर का खाना अम्मी बना रही क्योंकि मैं ना थक गई थी काफी ज्यादा। मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद बर्तन धोया, आपने देखा ही। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी काम कराया, तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। तो अम्मी ने कहा चलो दोपहर का खाना मैं बना देती हूँ। सारे मसाले मिला के उसके बाद बॉल्स बना ली। कुछ लोग डायरेक्ट ही तल लेते हैं लेकिन, और कुछ लोग उबालते हैं इसको, लेकिन हम क्या करते हैं इसको भाप में पकाते हैं पहले, उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। गाइज अभी मैंने आप लोगों के साथ कोई भी हरी सब्जी बनाकर शेयर नहीं की, क्योंकि ज्यादातर हमारे घर में देखिए नॉनवेज ही खाया जाता है, जो चीज बनती है बस वही मैं शेयर कर देती हूँ। और प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सारी चीजें पीस ली, जाहिर सी बात है जो नॉर्मल मसाला पिसता है। उसके बाद पतीली में पानी भर लिया, उसके ऊपर छन्ना रख दिया, छन्ने के ऊपर सारे कोफ्ते रख के ऊपर से ढक देंगे। बस इसी तरह से इसे पकाएंगे। उसके बाद एक बार अलट पलट कर लेंगे, ऊपर नीचे मतलब पलट लेंगे इसको दोनों तरफ से काफी अच्छा। यानी इससे क्या है ना कि कीमा अंदर से भी पक जाता है, कच्चा नहीं रहता। और जो कोफ्ते होते हैं ना वो थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो जब हम उन्हें फ्राई करेंगे ना तो वो करारे से हो जाएंगे। तो ये देखिए बन गए और मैंने ना फ्रिज में रख दिया इन्हें सेट होने के लिए, ताकि ये ना चिपके ना तेल में। उसके बाद अम्मी ने क्या किया, जाहिर सी बात है ग्रेवी बनाने की तैयारी की। सबसे पहले तेल डाला, तेल में फिर सारे मसाले डाले। हम लोग ना मेथी से छौंकते हैं इसको, जैसे मैंने फिश में मेथी से छौंकती हूँ, पाई का सालन मेथी से छौंकती हूँ, वैसे इसको भी हम मेथी से छौंकते हैं। तेल में सबसे पहले मेथी डाली, फिर अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, हरी मिर्ची भी मैंने उसमें पीसी थी वो डाला, फिर उसके बाद सारे सूखे मसाले डाले और आलू काट के डाल दिए। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। सूखे मसालों में मैंने डाला धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला एंड कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद पानी डाल के ढक के रख दिया। तब तक इसकी ग्रेवी पक रही है। बस अभी ना हल्की आंच पे करके रख दी छोटी गैस पे, क्योंकि अब बारी आई है कोफ्ते तलने की। तो तेल डाला और उसके अंदर एक एक करके कोफ्ते डालने शुरू कर दिए। कोफ्ते ना फ्रिज में रखने से काफी ज्यादा हार्ड हो गए थे, टाइट हो गए थे। अब अगर हम इसे ग्रेवी में डाल के पकाएंगे तो ये फूटेंगे नहीं, तो यही करना चाहिए, इनको ना फ्रिज में रख देना चाहिए सेट होने के लिए। उसके बाद ये फूटते नहीं और बन जाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि डायरेक्ट बॉल्स बनाते हैं और उसे फ्राई कर लेते हैं, पर हम थोड़ा सा ना भाप में पका लेते हैं ताकि अंदर से पक जाए और उसके बाद हम फ्राई करते हैं। सबके डिशेस बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके जो तरीके होते हैं वो अपने आप में बेस्ट होते हैं, किसी का तरीका बेकार नहीं होता। तो गाइस क्यों, मैंने तो ये देखा है ना सबके घर में हल्का फुल्का तरीका अलग ही होता है खाना बनाने का। अब जैसे मेरी अम्मी अलग बनाती है, अगर अपनी सास की बात करूँ तो उनका तरीका खाना बनाने का अलग है। यहाँ देखिए ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और आलू भी गल गए। बस अब मैंने सोचा बॉल्स इसमें डाल देती हूँ, तो सारी बॉल्स डालूंगी। उसके बाद एक खद्दा लगाऊंगी बस। उसके बाद बस धनिया डाल दूंगी इसके अंदर, कटा हुआ रखा है, और हमारा कोफ्तों का सालन बनके बिल्कुल रेडी है। कितना बेहतरीन बना है और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आई है और खाने में भी माशाल्लाह काफी ज्यादा टेस्टी लगा ये सबको, बहुत ज्यादा।
और ये देखिए बन के तैयार है। रोटियां बनाई हैं इसके साथ में, तो देख ही लिया था आपने, पेड़े बनाकर रखे हुए थे। और ये है हमारा दोपहर का लंच, देखिए रेडी है। और बस इसे ले जाके पापा को दे दूंगी, क्योंकि सबसे पहले वो खाना खा लेते हैं नमाज जाने, मतलब नमाज पढ़ने जाने से पहले ही वो थोड़ा बहुत खा के तब जाते हैं। सबसे जल्दी भूख लग जाती है। तो गैस यही था मेरा आज का व्लॉग, यानी मेरे थर्सडे का व्लॉग। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, वो भी बेल आइकन के साथ। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।